नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब BSTC 2026 का जो है रिजल्ट आ चुका है। तो अब रिजल्ट आने के बाद में कट ऑफ कितनी है, नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, काउंसलिंग का क्या होगा, कैसे करवानी है, तो आज जो है हम इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो आपका रिजल्ट आया है वो इस तरीके से आया होगा कि आपकी डिटेल्स दी हुई होगी और वहाँ पर काउंसलिंग ID दी हुई होगी। उसके बाद में आपके कितने नंबर आए वो दिए हुए होंगे और उसके बाद में परसेंटेज दिए होंगे, परसेंटेज आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स। तो यहाँ पे जो आपके परसेंटेज है यही आपके फाइनल नंबर है, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में जो परसेंटेज है वही आपके यहाँ पे क्या है, फाइनल नंबर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये परसेंटेज दिए हुए होंगे आपके रिजल्ट में उसको आपको कन्वर्ट करना है नंबर में से, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे 50% है तो यहाँ पे 600 का 50% है। 600 का 50% मतलब 300। तो आपका जो फाइनल नंबर है वो 300 नंबर है। आपको जो है उन परसेंटेज के जो आप नंबर कन्वर्ट करोगे, जैसे भी मैंने बताया 300, तो इन 300 के हिसाब से, इन परसेंटेज के हिसाब से जो है आपको कॉलेज मिलने वाली है। यही आपके जो है रियल नंबर है। और यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो 10 से लेकर 40 के बीच में हुआ है। मतलब लोगों के जो नंबर बढ़े, किसी के 10 नंबर बढ़े, किसी के 15 नंबर बढ़े, किसी के 20 नंबर बढ़े, किसी के 25 नंबर बढ़े, किसी के 30 नंबर बढ़े, किसी के 35 नंबर बढ़े और किसी के 40 नंबर तक बढ़े। मतलब इतने जो है नंबर बड़े हैं। तो अब यहाँ पे किस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ किया है कोई भी पता नहीं लगा पाएगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, कोई पता नहीं लगा पाए थे, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसके लिए सारी डिटेल्स कि रीजनिंग में कितने नंबर आए, राजस्थान जीके में कितने नंबर आए और किन से कंपेयर कर रहे हैं, ऐसी सारी डिटेल्स होनी चाहिए जो नहीं है। इसलिए जो है आप पता नहीं लगा पाओगे कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जो कि बहुत ही गलत बात है। लेकिन अब क्या करें। तो यहाँ पे ये सब कुछ नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने नंबर जानने के लिए क्या करना होगा, जो वहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, उनको आपको जो है नंबर में कन्वर्ट करना होगा। नंबर में कन्वर्ट सिंपल सा है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं या आप चैट GPT से पूछ सकते हैं कि 600 का ये जो है इतना परसेंटेज कितने नंबर होगा, आपके सामने आ जाएगा। और उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर काउंसलिंग होने वाली है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कट ऑफ कितनी गई है, कट ऑफ जो है कितनी गई है, कितने नंबरों तक कॉलेज मिलेगा, किसको क्या है, ऐसा जो है अब सबसे बड़ा हमारा सवाल है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ, एग्जैक्ट कट ऑफ जो है आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। और अभी तक जो है कट ऑफ का हम अनुमान ही लगा सकते हैं। एग्जैक्ट कट ऑफ कब पता लगती है, जब फर्स्ट लिस्ट आएगी, जब फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी कि हाँ 415 वाले बंदे को जो है कॉलेज मिल गया, लेकिन 412 वाले नंबर का कॉलेज नहीं मिला, बंदे को कॉलेज नहीं मिला। तो इसका मतलब ये है कि 412 से लेकर 415 के बीच में जो है कट ऑफ गई है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ कब पता चलेगी, जब जो है रिजल्ट आएगा, कॉलेज अलॉटमेंट का जो है फर्स्ट रिजल्ट आएगा, उस समय जो है कट ऑफ पता चलेगी। तो यहाँ पे भी क्या एक अनुमान होता है, बहुत सारे हम रिजल्ट देखते हैं, बहुत सारे लोगों के कितने नंबर आए उसके हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं। तो अगर आप बहुत सारे लोगों के देखोगे रिजल्ट, तो सबके जो है ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, किसी के बहुत अच्छे आ रहे हैं, किसी के कम भी आ रहे हैं, लेकिन सबके रिजल्ट देखते हुए जहाँ तक लगता है कि 400 से लेकर 420 इसके बीच में जो है कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। अब फिर से मैं आपको कह रहा हूँ ये अनुमान है। क्या है, अनुमान है। आपको एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, ये क्या है, अनुमान है। तो 400 से लेकर 420 के बीच में कट ऑफ जाने वाली है। जनरल की आप मान लो 420 के आसपास में, OBC की उसके नीचे, MBC की उसके नीचे, ST SC की और नीचे, आप ऐसे कर सकते हो। मतलब 400 से लेकर 420 के बीच में कट ऑफ जाने का अनुमान है। क्या है, अनुमान है। लेकिन अब यहाँ पे काउंसलिंग, कि काउंसलिंग कौन कौन करवाए। तो देखो, सबसे पहले काउंसलिंग क्या, आपको पता ही होगा कि काउंसलिंग में क्या होता है कि रिजल्ट के बाद का ये प्रोसेस है। काउंसलिंग में हम कॉलेज चूज़ करते हैं कि ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, ऐसे हम पूरे कॉलेज चूज़ करते हैं और हमारे नंबरों के हिसाब से जो है हमें कॉलेज मिल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये काउंसलिंग चीज़ है। तो यहाँ पर काउंसलिंग कौन कौन लोग करवाए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि 380 से ज़्यादा जिसके नंबर हैं, ठीक है ना, 380 से ज़्यादा जिसके नंबर है। अब मेरा यहाँ पे मतलब है कि 370 से लेकर 380 के बीच में भी होना, तो भी आप मतलब 370 से लेकर 380 के बीच में या इससे ज़्यादा हो। सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ तो 370-75 से जिसके ज़्यादा नंबर है उनको काउंसलिंग जरूर करवानी है। अब जिसके नंबर इससे कम है उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उनका जो है एक पर्सनल होना चाहिए कि वो काउंसलिंग करवाए या नहीं करवाए। लेकिन 380 या 370 से जिसके ऊपर नंबर है उनको काउंसलिंग जरूर करवानी है, ठीक है। और संस्कृत में जिन्होंने संस्कृत है, जिनके संस्कृत मीडियम है, जिन्होंने संस्कृत चूज़ किया है, उन लोगों को 350, उन लोगों के 350 से ज़्यादा नंबर है तो उनको काउंसलिंग जरूर करवानी है। और इससे कम है तो आपका पर्सनल होना चाहिए। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि आपको काउंसलिंग जरूर करवानी है। फिर जो लोग जो है डिसेबल्ड हैं,
दिव्यांग है, विकलांग है, उन लोगों के अगर 300 से ज़्यादा नंबर है, या कोई और विधवा है जिन लोगों के भी 300 से ज़्यादा नंबर है, कोई एक्स सर्विस मैन है जिसके भी 300 से ज़्यादा नंबर है, अगर 250 से भी ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि काउंसलिंग आप ज़रूर ये लोग करवा लेना। और अब जो है देखो काउंसलिंग कैसे होती है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि काउंसलिंग मेरी तरफ से किन किन लोगों को करवानी चाहिए और किन किन लोगों को नहीं करवानी चाहिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। बाकी 370 से ऊपर जिसके भी नंबर है, किसी भी कैटेगरी से हो, महिला हो पुरुष हो, उनको काउंसलिंग करवानी है। संस्कृत वालों को अगर 350 से ऊपर नंबर है तो काउंसलिंग जरूर करवानी है। विकलांग, दिव्यांग, विधवा, एक्स सर्विसमैन, अगर आपके 250 से भी ऊपर नंबर हो तो आप एक बार काउंसलिंग करवा लेना, ठीक है। और अब यहाँ पे काउंसलिंग कैसे होती है, तो देखो 11 तारीख से जो है काउंसलिंग चालू होने वाली है, मतलब आज से 11/6/2026 से काउंसलिंग चालू होने वाली है। और उससे पहले करेक्शन विंडो खुली है, उससे पहले क्या है, करेक्शन विंडो खुली है, आप देख सकते हो ये करेक्शन विंडो खुली है। तो यहाँ पे जाके अगर आपकी कोई चीज़ मिस्टेक हो जो चेंज हो सकती हो, जैसे कि आपका जेंडर आपने मिस्टेक भर दिया हो, जैसे कि आपकी कैटेगरी, ठीक है ना, आपकी कास्ट की कैटेगरी आपने मिस्टेक भर दी हो, आपने अपना मैरिड स्टेटस मिस्टेकल गलत भर दिया हो, तो आप वो सही कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप बिल्कुल सही करवा लेना, क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है। मान लो आप बॉय हो, आप लड़के हो, लेकिन आपने जेंडर में वहाँ लड़की चूज़ किया हुआ है, तो आपको कॉलेज लड़की के हिसाब से मिलेगा। किसके हिसाब से मिलेगा? लड़की के हिसाब से मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आप जो है अपना करेक्शन करवा लेना, अगर आपके कुछ मिस्टेकन हो, कुछ आपके जो है गलत हो, ठीक है। और अब आते हैं हम काउंसलिंग पे। तो देखो काउंसलिंग जो है आज चालू होने वाली है, तो आज शाम तक, ठीक है ना, शाम की 6-7 बजे तक हो सकता है कि काउंसलिंग का जो है पैनल खुल जाए वेबसाइट पे। अभी तक तो वहाँ पे पैनल नहीं खुला है, लेकिन हो सकता है कि शाम तक वहाँ पे पैनल खुल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग के लिए एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, पिछले साल मैंने बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। बाकी सब चीज़ें इग्नोर करना, काउंसलिंग का पूरा मैटर वहाँ पे देख लेना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ काउंसलिंग के बारे में। तो काउंसलिंग के लिए ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, और एक मैं पुरानी वीडियो अभी आगे लगाने वाला हूँ जिसमें मैंने पूरा बताया है कि आप कॉलेज कैसे भरें, और वो बहुत ही अच्छा तरीका है, इसलिए आप उसको देखना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि काउंसलिंग का जब आप फॉर्म भरोगे तो उस समय आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, वहाँ पर फॉर्म में आपकी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और हो सकता है कि आपका आधार कार्ड और 10th और 12th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी पड़े। तो जो ये आप इन्फॉर्मेशन भरोगे, ये जो है आपको बिल्कुल 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 सही भरनी है। अगर इसमें थोड़ी कुछ गलती हो तो आप करेक्शन विंडो से, अगर करेक्शन होता हो तो वो कर लेना, और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो बिल्कुल सही होने चाहिए। इसको 3 या 4 बार चेक कर लेना, क्योंकि ये जो है काउंसलिंग फॉर्म आगे तक काम आता है और आपके BSTC के रिजल्ट के टाइम में भी काम आता है, इसलिए इसको बिल्कुल आपको सही भरना है। और यहाँ पर जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे तो आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगी जाएगी, क्योंकि जो पैसे आप भरोगे, ठीक है ना, आप 3000 रुपये भरोगे तो 3000 रुपये वो वापस भी आते हैं। वापस कैसे आते हैं आपको पता ही होगा कि अगर आपको कॉलेज मिल गया तो वो 3000 रुपये फीस में जुड़ जाएंगे। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको 3000 रुपये में से 100 रुपये कट के 2900 रुपये जो है वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कोई बड़ी बात है नहीं, हम जो है 100 रुपये तो ऐसे इधर उधर चलते ही हमारे खर्च हो जाते हैं, तो अगर 100 रुपये यहाँ पे लग जाते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको कॉलेज नहीं भी मिला तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, सिर्फ 100 रुपये का ही तो घाटा है। अगर मान लो आपको कॉलेज मिल भी जाए, अगर आपको कॉलेज मिलेगा तो आप वहाँ पे जाओगे, रूम रेंट लोगे, रूम में रहोगे, फिर आप वहाँ पे आप रोज़ सब्जी लाओगे, आप आटा लाओगे, आप तरह तरह की चीज़ें करोगे, तो वहाँ पे भी खर्चा होगा ना। तो यहाँ पर इसलिए आप जो है काउंसलिंग करवा लेना, इतनी टेंशन मत लेना। जैसे मैंने अभी कहा है कि 380 से ऊपर जिसके नंबर आए हैं, मेल या फीमेल और किसी भी कैटेगरी से हो, उनको काउंसलिंग करवानी है। जो विकलांग है, दिव्यांग है और एक्स सर्विस मैन है, विधवा है, उनको जो है 250 से ज़्यादा नंबर आने पे काउंसलिंग करवानी है। और जो संस्कृत वाले हैं उनको 350 से ज़्यादा नंबर आने पे काउंसलिंग करवानी है। तो जो आपकी बैंक अकाउंट, जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे तो आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल हो सके तो आपकी बैंक अकाउंट की जो पासबुक होगी उसकी फ़ोटो भी मांग ली जा सकती है, उसकी PDF भी जो है मांग ली जा सकती है। तो जब आप अपलोड करोगे तो वो भी आपको बिल्कुल सही अपलोड करनी है, ठीक है ना। और बैंक अकाउंट जो है या तो आपका यूज़ होगा या आपके मम्मी या आपके पापा का यूज़ होगा। मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है एक अपना अकाउंट खुला लो, जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलता है, तो आप अपने किसी पास वाले बैंक में जाके एक जीरो अकाउंट वाला खाता खुलवा लीजिए, जीरो बैलेंस वाला खाता खुलवा लीजिए। ये आपके आगे तक स्कॉलरशिप भी जो है काम आएगा, एक दिन में खाता खुल जाता है। अगर नहीं भी खुलवाए तो आप अपने मम्मी का या पापा का लगवा सकते हैं, लेकिन वो लगवाना जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। क्योंकि जब आपका कॉलेज नहीं मिलेगा आपको, तो उस समय जब आपको वापस अप्लाई करना पड़ेगा तो ये डिटेल वापस मांगी जाएगी बैंक अकाउंट की, इसलिए थोड़ा सा आप जो ये ध्यान रखना। और अभी मैं जो है पुरानी वीडियो चलाने वाला हूँ कि कॉलेज कैसे भरने हैं, पुराने साल वाली वीडियो है, बहुत ही अच्छी है, इसको आप ध्यान से देखना। अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग का फॉर्म कैसे भरा है, पर उसको भरने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट होता कैसे। तो देखो सबसे पहले क्या होगा,
465 वाले नंबर वाला एक बंदा है, एक 455 वाला, 455 मतलब 1 2 3 इन तीनों ने क्या है काउंसलिंग करवाई। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखना जो आपके परसेंटेज है उनको आप नंबरों में निकाल लेना, क्योंकि वही आपकी क्या है काउंसलिंग के एक तरह से नंबर है, उन्हीं के बेस पे क्या आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने वाली है। और रैंक जो है वो भी उन्हीं से बना है परसेंट से, तो ये क्या है सब एक ही चीजें है। तो यहाँ पे 465 वाले ने काउंसलिंग फॉर्म भरा, फर्स्ट चॉइस कॉलेज लिया, सेकंड चॉइस लिया, थर्ड चॉइस लिया, फोर्थ चॉइस लिया, ऐसे करते करते क्या 15 कॉलेज उसने चूज किए। अब 15 कॉलेज चूज किए तो अब विभाग क्या करेगा, सबसे ज्यादा नंबर इसके हैं, चलो भाई 465 वालों को काउंसलिंग फॉर्म देखो, काउंसलिंग फॉर्म देखा, उसकी फर्स्ट चॉइस को देखा, जो फर्स्ट चॉइस पे जो कॉलेज है उसमें देखेंगे कि उसकी कैटेगरी वाइज सीटें खाली है या नहीं है। अगर सीट खाली है तो यहीं पे अलॉटमेंट हो जाएगा, नहीं है तो सेकंड में किया जाएगा विचार, सेकंड में भी नहीं है तो थर्ड में किया जाएगा। ऐसे करते करते 15 कॉलेज तक विचार किया जाएगा। पर अगर 5वीं कॉलेज पे उसका अलॉटमेंट हो जाता है तो क्या है आगे विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और फिर भी यहाँ पे ऑल राजस्थान इसने किया हुआ था, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, 455 नंबर आए। अब 455 वाले ने क्या किया, फर्स्ट पे भी क्या चूज कर ली, डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर ली, सेकंड पे भी क्या है गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर ली, थर्ड पे भी क्या है गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर ली, और ऑल राजस्थान पे टिक नहीं किया। तो अब विभाग क्या है 465 के बाद जिसके कम नंबर आए होंगे उसको उठाएगा, ठीक है भाई। इसकी कैटेगरी देखो, अब इसकी कैटेगरी में क्या है, इस डाइट में सीटें खाली है या नहीं है, नहीं है, सीटें खाली है या नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होगी तो आगे बढ़ेगा, और अगर सीटें खाली होगी तो यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगा। पर मान लो अगर 3 कॉलेज भरी है, अब तीनों में क्या है सीटें खाली नहीं है, अब वो नेक्स्ट किस पे विचार करेगा, नेक्स्ट चॉइस तो भरी नहीं है, वो नेक्स्ट विचार करेगा आपके ऑल राजस्थान पे। पर ऑल राजस्थान का डब्बा तो भरा ही नहीं है, राइट किया ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है मिलेगा ही नहीं कॉलेज, ठीक है। अब आगे 455, इसके भी 455 है, इसी कैटेगरी देखो, पर इसने कॉलेज कितने भरे, पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, तो इतनी चॉइस पे क्या विचार किया जाएगा कि सीटें खाली है या नहीं है। और यहाँ पे क्या 15वीं 16वीं कॉलेज या 14वीं कॉलेज, हो सके तो 10वीं कॉलेज, कुछ भी हो सकता है, मिल जाएगा। और फिर भी ऑल राजस्थान भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमको समझ में आती है कि ऑल राजस्थान तो टिक करना ही है, और कॉलेज अच्छे से ध्यान से चूज करना है, और अच्छे खासे कॉलेजेस चूज करना है, ठीक है। और अभी कैसे चूज करना है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। कुछ टिप्स देता हूँ कि काउंसलिंग का फॉर्म कैसे भरवाएं। तो देखो सबसे पहले काउंसलिंग का फॉर्म भरवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। 3000 रुपए की जो आप जमा करवाओगे वो बहुत से लोग क्या खुद मोबाइल से भी जमा करवाते हैं, बहुत से लोग ई मित्र से भी करवाते हैं। तो मैं आपको कहूंगा ई मित्र पे जाना चाहिए आपको, ठीक है। ई मित्र पे जाके वहां पे पैसे जमा करवा के वहीं पे ही काउंसलिंग का फॉर्म भरवा देना चाहिए, ठीक है। पर अगर आप ये खुद से भरते हो तो लैपटॉप से भरना, और मैं तो आपको कहूंगा ई मित्र से भरवाना, ठीक है ना। क्योंकि कॉलेज लिस्ट कभी कभी क्या होता है फोन से चूज करते हैं पर वहां पर होती ही नहीं है ऑनलाइन, ठीक है। और बाद में कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद पता चलता है कि वहां पे तो कॉलेज लिस्ट शो ही नहीं हो रही है। इसलिए आप क्या करोगे, ई मित्र पे आपको जाना चाहिए। और अगर खुद से भरो, बहुत से लोग खुद से भरने की कोशिश करेंगे तो लैपटॉप से भरना, ठीक है ना, बाकी मत भरना। अब है ये भरने के बाद आपके पास क्या होगा, काउंसलिंग का फॉर्म खुल जाएगा। तो देखो उसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी, वो सब डिटेल्स आप ध्यान से भरना, यहाँ पे मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। पर वहां पे क्या होगा, जैसे पहला जिला आपको चूज करना पड़ेगा, सेकंड जिला आपको चूज करना पड़ेगा, ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करने होंगे। फिर क्या होगा, आपको नीचे फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, फिफ्थ चॉइस, ऐसे कॉलेज आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भरने होंगे। तो देखो बहुत से लोग कॉलेज कैसे भरते हैं कि जिसमें ज्यादा सीटें हो वो भर देते हैं, तो आपको वो नहीं भरना। आपको क्या भरना है, सबसे पहले जो आपको कॉलेज चाहिए ना वो आपको भरना है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे आपने क्या भर दिया, अजमेर भर दिया, क्या भर दिया, पहले नंबर पे अजमेर भर दिया, दूसरे पे भीलवाड़ा भर दिया, है ना, जिलों में ये 2 भर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, अजमेर है। तो आपको क्या चाहिए कि अजमेर की डाइट मिल जाए, मेरे पास में है, ठीक है, या कोई और पास में आपके कॉलेज हो कि सबसे पहले तो मेरे को ये दो, तो सबसे पहले मेरी चॉइस है ना ये है, तो मेरी ये चॉइस दो, ठीक है। पर अब आपको लगता है कि ये नहीं मिल सकती है, तो दूसरी आपको कौन सी चॉइस चाहिए, तो दूसरी आप कह दो भीलवाड़ा की डाइट दे दो, ठीक है। पर मानो कि दूसरी भी आपको नहीं मिल सकती, हो सकता है नहीं मिले, तो तीसरी में आपको प्राइवेट कॉलेज भर दो अजमेर का ही, ठीक है, या चौथी में आप भीलवाड़ा का कोई प्राइवेट कॉलेज भर दो, ठीक है ना। आप समझ गए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लिस्ट बनानी है, अजमेर भीलवाड़ा, है ना। तो यहाँ पे लिखो उन जिलों के हिसाब से पहले ले लेना। फिर बाद में आप क्या करना कि आसपास के जिले, जैसे अजमेर के पास में टोक हो गया, टोक के कुछ कॉलेज भर दिया आपने, चित्तौड़ के कॉलेज भर दिया आपने, इधर पाली के कॉलेज भर दिए, राजसमंद के कॉलेज भर दिए, ऐसे अपने हिसाब से कॉलेजेस भर देना। और ध्यान रखना कॉलेज अच्छे खासे भरना, ठीक है ना, लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। और फिर और राजस्थान में भी आपको क्या है टिक करना है, ठीक है, आप समझ गए, है ना। और सबसे पहले इसमें जो भी इंफॉर्मेशन भरो आप ध्यान से भरना, डबल चेक करके फिर इसको लॉक करना, ठीक है ना। और देखो एक मैं आपको बता दूं, कॉलेज अच्छे खासे भरना, जिसके 450 से प्लस है, ठीक है, उनको कॉलेज मिल ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर भी ऐसे कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो आपको ये डाइट चाहिए,
पर मानो कुछ हो जाए, इसमें ज्यादा कट ऑफ चले जाए, 455-56 चले जाए, आपको नहीं मिले तो सेकंड ऐसे चॉइस भर देना, ऐसे करके चॉइस भर देना, है ना। तो कम से कम आप 20 कॉलेज तो भरना ही, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूँ 20 से ज्यादा भरना, जितने हो सके आसपास के उतने भर देना, ठीक है ना। और जिनके 430 से लेकर 450 है, आप तो कम से कम 50-60 कॉलेज भरना, देख लो 50-60 कॉलेज और ज्यादा भर देना। मैं कह रहा हूँ जितने ज्यादा कॉलेज भरोगे ना उतने फायदे में रहोगे। और कॉलेज कैसे भरना है, फर्स्ट मेरे को भाई साहब आप डायरेक्ट दे दो कि आप, मैंने काउंसलिंग करवा रहा हूँ, मेरे को सबसे पहले तो ये कॉलेज दे दो, पर चलो इसमें सीट खाली नहीं है तो ये दे दो, भाई दूसरी में भी खाली नहीं तो मेरे को तीसरी वाली दे दो। ऐसे आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से बननी है कि मेरे को इसमें दे दो, इसमें दे दो, इसमें दे दो, इसमें दे दो। फिर आपके हर कॉलेज पे विचार किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें सीट खाली होगी वो आपको अलॉटमेंट कर दी जाएगी, ठीक है ना। जिसके 400 से लेकर 430 है उनको भी आराम से 100 कॉलेज और ज्यादा भरना, मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है बहुत सी बार हम ज्यादा कॉलेज भरते हैं ना, उससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। और 350 400 है तो आप भी अच्छी खासी कॉलेज भरना, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा आपको पर भर देना, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ समझ पा रहे हो। तो फिर कॉलेज कैसे भरनी है आपको पता लग गया यहाँ पे कि अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भरनी है। और लिस्ट मेरे तो यहाँ पे बोर्ड है, मैं पूरा बता नहीं सकता, पर आपकी लिस्ट लंबी चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके नंबर के हिसाब से लिस्ट होनी चाहिए, आपको अंदर से लगता हो कि यार इसकी कट ऑफ इतनी है। और लास्ट में फिर भी और राजस्थान पे टिक करना, और राजस्थान पे टिक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना। और कॉलेज अच्छे खासे आपको चूज करने हैं, क्योंकि देखो क्या पता इस आपके नंबर आ रहे हो 455 और आपने ये कॉलेज ही चूज करी कि हाँ मेरे को डाइट मिल जाएगी, पर डाइट की कट ऑफ चली गई 460, तो फिर आपको कहां से मिलेगी, आपको और राजस्थान में मिल जाएगी फिर। इसलिए आपको ऐसे पूरी अच्छी खासी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लिस्ट बनानी है, फिर उस लिस्ट को लॉक मत करना भले आप चाहो तो, और आप चाहो तो लॉक कर दो कि हाँ फाइनल है, या आप और कुछ सोचना चाहो तो वो है। और आप कॉलेज की लिस्ट भी देख सकते हो, कहां से देख सकते हो कॉलेज की लिस्ट, ऑफिशियल वेबसाइट से। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पे जाके आप कॉलेज की लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। वहां पे पूरी कॉलेजेस की लिस्ट है। और कुछ चीजें ध्यान रखना कि आप संस्कृत से हो तो संस्कृत वाली कॉलेजेस ही भरना, आप क्या हो मतलब सामान्य से पाठ्यक्रम से हो तो आप संस्कृत वाली कॉलेज मत भरना, ठीक है ना। आप लड़के हो तो लड़के वाली कॉलेज, ओनली वुमेन्स वाली कॉलेज मत भरना। ऐसी कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।